गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। आज हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री जिसमें हम लोग देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। और हाइट और डिस्टेंस देखने से पहले हम लोग देखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होते हैं, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर हम सीखते हैं तभी जा करके हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का। ठीक है, सपोज दैट सबसे पहले आपको बताते हैं यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन, ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को कि एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है। सपोज दैट मान लीजिए ये कोई सपोज दैट मान लेते हैं ये कोई टेम्पल है, ठीक है, और इस पे एक चिड़िया बैठी हुई है। इस टेम्पल पे क्या बैठी हुई है? चिड़िया, जिसको ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ये जो टेम्पल है इसके ऊपर, तो टेम्पल जो होता है एकदम परपेंडिकुलरली अर्थ पे क्या होता है? स्टैंड होता है, खड़ा होता है। तो इस टेम्पल पे एक चिड़िया बैठी हुई है, ठीक है। अब देखो इस टेम्पल पे एक चिड़िया बैठी हुई जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट का नाम दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? ऑब्जेक्ट। इसको क्या कह सकते हैं? ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है, क्या है? खड़ा है, और इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है। इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, ठीक है। हमारा जो ऑब्जेक्ट है टेम्पल के ऊपर है और जो आदमी है वो अर्थ पे खड़ा है और इस ऑब्जेक्ट को यानी चिड़िया को देख रहा है, ठीक है। तो ये जो आइज है, इस आइज को इस ऑब्जेक्ट से ज्वाइन करेंगे। इस आइज को ऑब्जेक्ट से क्या कर दिए? ज्वाइन कर दिए। और यहां से इसके आइज से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। क्या ड्रॉ कर दिया? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहां पे जो एंगल बनेगा, हमारे आइज पे जो एंगल बनेगा, उसी को कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब समझ गए? एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी ऊंचाई पर रहेगा और जो ऑब्जर्वर रहेगा, देखने वाला इंसान रहेगा, वो अर्थ पे रहेगा और उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर देखेगा, ठीक है। तो हम अपने आइज के पैरेलल, ठीक है, आइज के पैरेलल और ऑब्जेक्ट और आइज को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच जो एंगल बना, उसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन तब बनता है जब ऑब्जेक्ट ऊपर हो और ऑब्जर्वर क्या हो? नीचे हो। उस कंडीशन में हमारे आइज पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। अब चलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में। दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन में जो ऑब्जर्वर होता है किसी ऊंचाई पर रहेगा। जो एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या होगा? ऑब्जर्वर कहां पे रहेगा? किसी ऊंचाई पर रहेगा। अब देखो ये ऑब्जर्वर का आइज है, ये ऑब्जर्वर है, किसी ऊंचाई पर है, ठीक है। और ये हमारा मान लेते हैं ये अर्थ है। अर्थ पे कोई बॉल है, ये बॉल है हमारा, क्या है? बॉल है, जिसको ऑब्जेक्ट का नाम दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? ऑब्जेक्ट का नाम दे सकते हैं। और इस आइज से इस ऑब्जेक्ट को क्या कर देना है? ज्वाइन कर देना है। इस आइज से इस ऑब्जेक्ट को क्या कर दिए? हम यहाँ पे ज्वाइन कर दिए, ठीक है। और इस आइज के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किए। ये जो आइज है, इस आइज से हॉरिजॉन्टली अर्थ के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिए। अर्थ के पैरेलल क्या लाइन ड्रॉ कर दिए? लाइन, ठीक है। ये हमारा ऑब्जर्वर है, ये अर्थ पे ऑब्जेक्ट है, इन दोनों को ज्वाइन कर दिए और अर्थ के पैरेलल आइज से हम एक लाइन ड्रॉ कर दिए जो अर्थ के पैरेलल है।
तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसका नाम देंगे हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन तब होता है जब हमारा ऑब्जर्वर ऊपर हो और ऑब्जेक्ट का हो नीचे हो। ठीक है, तो अब ये जो लाइन है ये अर्थ के पैरेलल है। ठीक है, अर्थ के पैरेलल है। ठीक है, तो ये किस तरह का काम करेगा, अगर ये लाइन जो है आई से और ऑब्जेक्ट को लाइन ज्वाइन किए हैं तो ये ट्रांसवर्स लाइन की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है इसके पैरेलल है, तो ये थीटा हुआ तो ये भी क्या बन जाएगा, थीटा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, थीटा। तो जब कभी भी इस तरह के प्रॉब्लम्स दे एंगल ऑफ डिप्रेशन तो समझ जाना है कि जो हमारा ऑब्जर्वर है किसी ऊंचाई पे है, ऑब्जेक्ट है जो नीचे है, तो हमारे आईज पे जो एंगल बनेगा उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो सभी लोग को अच्छी तरह से समझ में अब आ गया होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन में जो हमारा ऑब्जर्वर होता है अर्थ पे होता है और ऑब्जेक्ट जो होता है किसी ऊंचाई पे होता है, तो आईज पे जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है, ऑब्जर्वर किसी ऊंचाई पे बैठा रहता है और ऑब्जेक्ट नीचे होता है, उस ऑब्जेक्ट को देख रहा होता है। तो एंगल पे यहाँ पे आईज पे जो एंगल बनेगा उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब चलो अब हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं, एक्सरसाइज पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या दे रखा है। इस क्वेश्चन को देखेंगे, कह रहा है कि कोई पर्सन है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार हम लोग रफली डायग्राम ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, रफली डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। जैसे जियोमेट्री आप पढ़े होंगे, ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन करने से पहले रफली डायग्राम करते हैं, उसके बाद जाकर स्केल पेंसिल लेते हैं और डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसी तरह से इसमें रफली हम लोग वर्क करेंगे, पहले रफली डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे तो मेरे को सब कुछ आता है, तो हम केवल एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा ऐसा डायग्राम होगा, आप लोग समझिएगा इन चीजों को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर फ्रॉम ए चर्च। मान लीजिए चर्च है, तो चर्च कैसा होता है, अर्थ पे परपेंडिकुलर इसी तरह से होता है ना, बस इमेजिन करते जाइए, यही हमारा चर्च है, परपेंडिकुलर होता है अर्थ पे। ठीक है, अब देखो कोई आदमी है इस चर्च से कितना दूरी पर खड़ा है, 80 किलोमीटर के 80 मीटर के दूरी पर खड़ा है। 80 मीटर के दूरी पर डिस्टेंस पर क्या है, 80 मीटर के डिस्टेंस पर क्या है, स्टैंड है, खड़ा है। कह रहा है लुकिंग एट स्टॉप। अब देखो यहीं पे ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर का आंख यहीं पे है और किसको देख रहा है, इस चर्च के टॉप को देख रहा है। तो समझ में आ रहा है ना, ऑब्जर्वर नीचे है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऊपर है, यानी टॉप को देख रहा है। तो इसका मतलब आंख पे किस तरह का एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब देखो इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, टॉप को, जो चर्च का टॉप है और जो ऑब्जर्वर का आइज है, उन दोनों को क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए। तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 45 डिग्री। 45 डिग्री। ठीक है, तो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। ठीक है, तो इसका कुछ नेमिंग कर लेते हैं। ये किस तरह का ट्रिंगल बन गया, राइट एंगल ट्रिंगल बन गया, तो इसका नेमिंग कर लेते हैं ABC। अब देखो यही चर्च है, इसका हाइट मान लेते हैं H मीटर। क्या मान लेते हैं, H मीटर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं कि गिवन डेटा में क्या क्या दे रखा है। ठीक है, तो गिवन लिखते हैं, गिवन में क्या है, AB इजकल टू कितना है, H मीटर। H मीटर जो किसका हाइट है, यहाँ पे बगल में ऐसे लिखेंगे भी, हाइट ऑफ चर्च, ऐसा लिखेंगे तभी मार्क्स मिलने वाला है आप लोगों को। हाइट ऑफ चर्च। उसके बाद और क्या दे रखा है, एंगल ACB, एंगल ACB इजकल टू कितना, 45 डिग्री। उसके बाद BC का लेंथ क्या है, BC कितना है, 80 मीटर। हमको क्या फाइंड करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू फाइंड क्या, हाइट ऑफ चर्च, हाइट ऑफ चर्च। ठीक है, हाइट ऑफ चर्च। सबसे पहले गिवन लिखेंगे क्या क्या दे रखा है, उसके बाद क्या फाइंड करना है। ठीक है, इतना सारा लिखना जरूरी है, डेटा लिखना जरूरी है। अब देखो
हमको ये पता है। अब ये किस तरह का ट्रिंगल है? राइट एंगल ट्रिंगल है, तो यहाँ पे लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रिंगल। इन राइट एंगल ट्रिंगल, कौन सा ट्रिंगल? इन राइट एंगल ट्रिंगल ए बी सी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग tan 45 डिग्री इजकल टू क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन में कितना? बी सी। tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ tan ही क्यों लिए? क्योंकि हमको पता है ये एंगल है तो इसका अपोजिट साइड क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। तो परपेंडिकुलर और बेस किसका रिलेशन बताता है? tan थीटा का रिलेशन बताता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे tan अप्लाई किए यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, और ए बी कितना मान चुके हैं? h, और बी सी का वैल्यू कितना दे रखा है? 80। तो यहाँ से h इजकल टू कितना आ गया? h इजकल टू आ गया 80 मीटर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हाइट ऑफ चर्च इजकल टू 80। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आया अच्छा से? क्या दे रखा है? फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट द शिप मेक्स एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर देन फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस। देखो यहाँ ऑब्जर्वर ऊपर है, कहाँ पे है? ऑब्जर्वर जो है लाइट हाउस के टॉप पे है और किसी शिप को देख रहा है। तो शिप नीचे हो गया, ऑब्जर्वर ऊपर था, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। देखो यहाँ पर नाम भी दे दिया, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो कह रहा है कि फाइंड हाउ फार द शिप फ्रॉम द, ये बताना चाह रहा है कि जो जहाज है, शिप है, उस लाइट हाउस से कितने डिस्टेंस पर है। चलो देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। लाइट हाउस कैसा होगा? एकदम परपेंडिकुलर होगा ऑन द अर्थ पे, ऐसे। ठीक है, अब यहीं पे ऑब्जर्वर है हमारा, यही ऑब्जर्वर का आइज है, और यहाँ से ये जो अर्थ है, यही अर्थ है ना, यही मान लीजिए कोई शिप है। यहाँ से इसके टॉप से, लाइट हाउस के टॉप से इस शिप को क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है। तो ऐसे कर देंगे। अब देखो, उसके बाद हम बताए थे कि ये जो आइज है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जब बनता है आइज पे, तो इस आइज से अर्थ के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यही हमारा क्या बन जाता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। तो ये हमको पता हो गया कि ये जो लाइन है इसके पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्स लाइन का काम करेगा। तो ट्रांसवर्स लाइन की वजह से ये वाला भी एंगल कितना डिग्री का हो गया? 60 डिग्री का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सीखे होंगे ज्योमेट्री में, इसका नेमिंग कर देते ए बी सी, और ये 90 डिग्री। अब देखो और क्या क्या कुछ दे रखा है, और क्या? लाइट हाउस इतना, हाँ, लाइट हाउस, इफ द लाइट हाउस का लेंथ भी दे रखा है 90 मीटर। हमको यही बी सी फाइंड करना है। तो सबसे पहले फटाफट हम लोग गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन क्या दे रखा है? ए बी इजकल टू कितना है? 90 मीटर। इसको क्या नाम देंगे? हाइट ऑफ लाइट हाउस। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हमको क्या फाइंड करना है? बी सी फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं टू फाइंड बी सी। क्या फाइंड करना है? बी सी का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखेंगे इन राइट एंगल ट्रिंगल, इन राइट एंगल ट्रिंगल ए बी सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर किस किस चीज का रिलेशन बनेगा देखते हैं। ये दिया है और ये पूछ रहा है, तो इसका अपोजिट साइड ये हो गया, तो ये परपेंडिकुलर एडजेसेंट साइड हो गया, तो बेस, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कौन ट्रिगोनोमेट्री रेशियो बताता है? तो tan बताता है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन में कितना? बी सी।
तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना है √3 और AB का वैल्यू कितना है 90 और BC का वैल्यू कितना है, यही तो फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू BC इजकल टू कितना 90, तो BC इजकल टू हो गया 19/√3। इसको क्या कर देंगे रेशनलाइज कर देंगे, ठीक है। जब डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आता है तो रेशनलाइज कर देते हैं। उसके बाद 90√3/3 3 1 जा 3 और ये 30 टाइम्स में कितना आ गया 30√3 कितना मीटर में दे रखा है ना, तो ये हो गया मीटर। अब देखो यहाँ पे √3 का वैल्यू दे रखा है, जब √3 का वैल्यू दे रखा है तो यहाँ पे √3 का वैल्यू लिखना पड़ेगा। अगर नहीं दे रखा है वैल्यू यहाँ पे √3 का तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हम इसी तरह से इसी तरह से आंसर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वैल्यू दे रखा है तो यहाँ पे वैल्यू रख करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 30 इंटू कितना 1.73, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 7 लिखे 21 2 कैरी करेगा 3 2 5 और 1 0 डेसिमल इतना यानी 51.90 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो शिप है ये लाइट हाउस से कितना डिस्टेंस पे है, इतना डिस्टेंस पे है। यही हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या दे रखा है। कर 2 बिल्डिंग आर फेसिंग ईच अदर ऑन द रोड ऑफ विथ इतना मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड इज टू फाइंड 60 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग। ओके, कह रहे हैं कि 2 बिल्डिंग है, रोड के एक दूसरे के अपोजिट है, फेसिंग कर रहा है और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 12 मीटर है। तो मान लेते हैं इसी तरह से एक बिल्डिंग ये हो गया हमारा और दूसरा बिल्डिंग ये हो गया, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 12 मीटर है। फिर क्या कर रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, पहले बिल्डिंग के टॉप से, पहले बिल्डिंग के क्या कह रहा है टॉप से, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई। अच्छा, कह रहा है कि पहला बिल्डिंग जो है 10 मीटर हाइट में है और उसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड इज फाउंड। कह रहा है कि इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कब, जब सेकेंड बिल्डिंग को वो क्या कर रहा है देख रहा है, यही कह रहा है ना। विच कह रहा है, यहां से पढ़िए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, ठीक है। सेकेंड बिल्डिंग यही है, सेकेंड बिल्डिंग के टॉप का, ठीक है, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है। यही हमारा सेकेंड बिल्डिंग है, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बन रहा है, पहले बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, इस बिल्डिंग का हाइट पूछ रहा है, इस बिल्डिंग का यहाँ से लेकर के यहाँ तक हाइट पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो इसका नेमिंग कर देते हैं, A B C D E, ठीक है। अब देखो यहाँ से B से लेके E तक और ये CD ये पैरेलल है, तो ये क्या हो गया 12 मीटर, और ये जो BC है ये किसके पैरेलल है ED के, तो ये भी हो जाएगा 10 मीटर। और देखो ये जो AE है, AE है, AE कुछ नहीं दे रखा है तो क्या मान लेते हैं H मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं H। तो अपने कन्वीनियंस के अनुसार सब डेटा लिख देते हैं, क्या क्या गिवन है, गिवन क्या क्या गिवन है, गिवन है BE इज इक्वल टू दे रखा है 12 मीटर, ठीक है। उसके बाद जिसकी जिसकी आवश्यकता है उसी का नेमिंग डेटा लिख रहे हैं। उसके बाद AE का वैल्यू क्या दे रखा है H, ठीक है। उसके बाद एंगल ऑफ ABE कितना दे रखा है 60 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे एंगल ऑफ ABE कितना दे रखा है 60 डिग्री। अब देखो हमको क्या फाइंड करना है, यही हाइट,
यहाँ से ए से लेके डी तक का हाइट, यानी सेकेंड बिल्डिंग का क्या फाइंड करना है, हाइट। इतना चीज हमको दे रखा है और यहाँ पर लिख दे रहे हैं टू फाइंड क्या फाइंड करना है, तो हमको फाइंड करना है क्या चीज, एडी जो क्या है, हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग, हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग। अब हम लोग देखेंगे इन राइट एंगल ट्रिंगल ए बी ई, इन राइट एंगल ट्रिंगल ए बी ई में देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या, ये बी ई का वैल्यू दे रखा है और यहाँ पे क्या दे रखा है, ए ई का। तो हमको पता है कि थीटा का जो अपोजिट साइड होता है परपेंडिकुलर एडजेसेंट साइड बेस, यानी यहाँ पर किसका रिलेशन बनना है, परपेंडिकुलर और बेस का। तो क्या लेंगे, tan लेंगे, क्या लेंगे, tan। तो यहाँ पर लिख सकते हैं tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए ई अपॉन में क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन में बी ई, अब देखो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3, और ए ई का वैल्यू क्या दे रखा है, ए ई का वैल्यू हमने h मान रखा है, और बी ई का वैल्यू कितना दे रखा है, 12। तो यहाँ से h इक्वल टू लिख सकते हैं 12√3 मीटर। अब देखो हमको h का वैल्यू नहीं फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है सेकेंड बिल्डिंग का। तो सेकेंड बिल्डिंग कहाँ से कहाँ तक है, D से लेकर के A तक है, तो AE प्लस ED कर देंगे। अब देखो यहाँ पर अब हम लिखेंगे हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग, हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग क्या लिखेंगे, AE प्लस DE, और AE का वैल्यू कितना है, h हमने मान रखा है, और DE का वैल्यू कितना दे रखा है, 10। तो यहाँ से h का वैल्यू पुट कर देते हैं 12√3 प्लस 10, कितना, मीटर। अब देखो यहाँ पर √3 का वैल्यू कुछ नहीं दे रखा है, तो हम इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर, हो गया, यही हो गया फाइनल आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कर है 2 poles of height 18 मीटर एंड 7 मीटर आर इरेक्टेड ऑन द ग्राउंड, यानी कि 2 पोल है जो ग्राउंड पे है, जिसका लेंथ क्या है, 18 मीटर है और 7 मीटर। फिर करे द लेंथ ऑफ द वायर फास्टेंड एट देयर टॉप्स इन 22 मीटर। अच्छा, फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल, यानी कि 2 पोल बनाते हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, 2 पोल, एक ठो पोल ये हो गया, दूसरा पोल ये हो गया। एक का हाइट कितना है, 18 मीटर है, और दूसरे का हाइट क्या है, 7 मीटर है। ठीक है, अब देखो यही हमारा पोल है, ये पहला पोल, ये दूसरा पोल। इसके बॉटम को ज्वाइन कर देते हैं, इसके बॉटम को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब कह रहा है कि जो पोल है इसके दोनों टॉप को क्या किया जाता है, वायर से कनेक्ट किया जाता है। यही हमारा वायर है, ये हमारा फर्स्ट बिल्डिंग है, ये सेकंड, इसका हाइट दे रखा है, इसका भी हाइट दे रखा है, और कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द वायर फास्टेंड एट द देयर टॉप्स, उन दोनों के टॉप के बीच जो वायर है उसका लेंथ दे रखा है कितना, 22 मीटर दे रखा है। कह रहा है फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर, यही एंगल मेड बाय द वायर एंड विद द हॉरिजॉन्टल, तो इसका हॉरिजॉन्टल यहीं से होगा ऐसे। ठीक है, यही हमको एंगल फाइंड करना है। तो मान लेते हैं वो एंगल क्या है, थीटा है, वो एंगल क्या है, थीटा। इसका नेमिंग कर देते हैं, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये सी, ये डी, और ये क्या हो गया, ई। अब देखो जो ईडी का लेंथ कितना है, 7, तो बीसी का लेंथ कितना हो जाएगा, ये भी 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जब बीसी का लेंथ 7 हो गया, और यहाँ से यहाँ ए से लेके सी तक का लेंथ कितना है, 18 है, तो ए बी का लेंथ कितना हो जाएगा, ए बी का लेंथ हो जाएगा 11। क्या हो जाएगा, 11। क्या करेंगे, ए सी माइनस बी सी, यानी कि ए सी में से बी सी को माइनस करेंगे तो हमको ए बी का वैल्यू मिल जाएगा। तो ए बी का वैल्यू कितना आया, 11 मीटर लिखेंगे, सभी का यूनिट सेम लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, मीटर। यहाँ पे हम लिखने वाले हैं मीटर, यहाँ से हो जाएगा 11 मीटर। ठीक है, अब देखो इसका नेमिंग किए हैं ए सी डी, इसको बी मान लेते हैं, ए बी सी डी। अब देखो गिवन डेटा लिख देते हैं, क्या क्या गिवन है। यहाँ पे हम गिवन लिखते हैं कि क्या क्या हमको दे रखा है। अब देखो हमको क्या क्या चीज़ पता है, हमको इसी ट्रेंगल से केवल मतलब है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे ए बी इजकल टू कितना हो जाएगा,
11 मीटर। और ए का वैल्यू कितना है, ये हो जाएगा 22 मीटर। बस इसी से मतलब है, हमको क्या फाइंड करना है, टू फाइंड क्या फाइंड है, ए ई बी फाइंड करना है हमको, एंगल ए ई बी फाइंड करना है हमको, एंगल ए ई बी फाइंड करना है। अब देखो इन राइट एंगल ट्रिंगल, इन राइट एंगल ट्रिंगल ए बी ई, अब देखो क्या हो जाएगा, ए बी ई हमको ये दे रखा है और ये दे रखा है, यानी कि जो थीटा का अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर दे रखा है, और ये क्या हो गया 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेनस हो गया। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में किसका रिलेशन होता है, साइन का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा इजकल टू कितना, ए बी अपॉन में कितना, ए ई। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, साइन थीटा। उसके बाद ए बी का वैल्यू कितना है 11, और ए ई का वैल्यू कितना है 22। तो ये हो जाएगा कितना, साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा 1, 11 1 जा 1, ये 2 टाइम्स में, तो ये 1/2। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा। अब देखो ये साइन थीटा इजकल टू क्या है 1/2। तो थीटा के किस वैल्यू के लिए, थीटा यहाँ पे क्या लिखें कि साइन का वैल्यू 1/2 हो, तो 30 डिग्री, तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। तो इधर से थीटा इजकल टू कितना आ गया 30 डिग्री। इस तरह से हमको पता चला कि जो हमारा ये वायर है और इससे इसके साथ जो हॉरिजॉन्टल है उसके बीच का एंगल कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, ए स्टॉर्म ब्रोक ए ट्री एंड द ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द base of the tree making an angle of 60 degree with the horizontal, find the height of the tree। ओके, इसको जैसे जैसे क्वेश्चन दे रखा है उस तरह से हम सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या दे रखा है, ए स्टोन ब्रोक ए ट्री, मान लेते हैं ये कोई ट्री है ऑन द अर्थ, इसका नाम देते हैं हम ए बी। इसका क्या नाम दिए, ए बी। कह रहा है कि स्टॉर्म के द्वारा ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और जो इसका टॉप है, इसका जो टॉप है, ये जो टॉप है जब ब्रेक होता है तो इस ट्री के बेस से इसका जो टॉप है कितने डिस्टेंस पे जाकर गिरता है, 20 मीटर के डिस्टेंस पे जाकर के गिरता है। इसका मतलब ये हुआ, यही हमारा क्या है, ट्री है, और स्टोन के वजह से ये टूट गया, तो ये जो टॉप है यहाँ पे आ गया, इसको मान लिए ए डैश मान लिए। तो ये जो ट्री का टॉप है अपने बेस से कितना डिस्टेंस पर दे रखा है, 20 मीटर के डिस्टेंस से दे रखा है, और कह रहा है कि जो ये टूटा हुआ पार्ट है अर्थ के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का, यहाँ से 60 डिग्री का बना रहा है। तो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। इसका मतलब ये हुआ कि यही ए बी हाइट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए बी हाइट फाइंड करना है। तो अब देखो जहाँ से टूटा है उसको कुछ नाम दे देते हैं, क्या दे देते हैं, ए, इसको दे देते हैं सी। तो हमको पता है कि ये जो पार्ट है यहाँ से ए से सी तक, यही पार्ट जो है अर्थ को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना ए डैश सी का लेंथ होगा वही लेंथ किसका होगा, ए सी का होगा। तो हम कैसे फाइंड करेंगे हाइट ऑफ ट्री, तो बी सी का वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, उसके बाद ए डैश सी का, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हाइट ऑफ ट्री आ जाएगा। क्या आएगा, हाइट ऑफ ट्री। अब देखो यहां से अब देखते हैं कैसे कैसे बी सी का वैल्यू फाइंड करें और कैसे ए डैश सी का वैल्यू फाइंड करें। तो सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा क्या है, गिवन जो ए बी है, ए बी जो है हाइट ऑफ क्या है, हाइट ऑफ ट्री है, हाइट ऑफ ट्री दे रखा है। उसके बाद एंगल सी ए डैश बी कितना है, एंगल सी ए डैश बी इजकल टू कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। और उसके बाद ए डैश बी का वैल्यू कितना दे रखा है, ए डैश बी का वैल्यू दे रखा है 20 मीटर। अब देखो हमको यही फाइंड करना है हाइट ऑफ ट्री, यानी कि टू फाइंड हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ
ट्री, हाइट ऑफ ट्री क्या है ए बी। अब देखो कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल को ध्यान देते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है यहाँ पे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डैश सी बी, बी सी ए डैश, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो तो हमको क्या क्या चीज़ें फाइंड करना पड़ेगा, बी सी फाइंड करना पड़ेगा और ए डैश सी। तो अगर हमको बी सी फाइंड करना पड़ेगा तो सबसे पहले कौन सा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का रिलेशन लेंगे, ये थीटा का अपोजिट जो साइड होता है परपेंडिकुलर कहलाता है और क्या हो गया बेस। तो सबसे पहले tan रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इजकल टू क्या हो जाएगा बी सी परपेंडिकुलर अपॉन में ए डैश सी। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 और बी सी ये हो गया बी सी, और ए डैश सी का वैल्यू कितना है 20। तो यहाँ से बी सी का वैल्यू कितना आ गया, बी सी का वैल्यू हमको आ गया 20√3, यहाँ से बी सी का वैल्यू आ गया 20√3। अब देखो बी सी का जब वैल्यू फाइंड कर लिए तो अब किसका फाइंड करेंगे, ए डैश सी का। तो फिर अगेन यहाँ पे लिखेंगे अगेन। अब देखो अगेन हमको ए डैश बी पता है और क्या पता है, और ए सी पता नहीं है, इसी को पता करना है। तो यहाँ पे कॉस रूल ले लेते हैं। यहाँ पे कॉस थीटा, कौन सा रिलेशन लेंगे ट्रिगो का, कॉस थीटा इजकल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे ए डैश बी बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि ए डैश सी। तो यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू तो हमको पता है कितना है 60 डिग्री, और ए डैश बी का वैल्यू कितना है 20, और ए डैश सी का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, यहाँ से 20 अपॉन में कितना ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 40, यहाँ से ए सी इजकल टू कितना आ गया 40 मीटर। अब देखो हमको क्या फाइंड करने के लिए दे रखा था, हाइट ऑफ ट्री। तो यही हो गया हमारा हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ट्री क्या है ए बी, और ये ए बी किसके इक्वल है, ये जो ए बी है बी सी प्लस ए डैश सी के इक्वल है। तो यहाँ पर लिखेंगे बी सी प्लस ए डैश सी। तो बी सी का वैल्यू कितना दे रखा है, बी सी किधर है 20√3, और ए सी का वैल्यू ए डैश सी का वैल्यू कितना है, यहाँ पर ए डैश सी है, ए डैश सी का वैल्यू कितना दे रखा है 40। तो यहाँ से 40 क्या हो गया, सारा यूनिट किस में है मीटर में है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग मीटर। यही हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखा, ए काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। कोई पतंग है, कोई काइट है, वो अर्थ से ग्राउंड से कितने मीटर ऊंचाई पे है 60 मीटर। तो यही हमारा अर्थ हो गया और ये 60 मीटर ऊंचाई हो गया। यहीं पे ये हमारा काइट है 60 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। फिर कह रहा है द स्ट्रिंग इज अटैच टू द काइट इज टाइड एट द ग्राउंड, इट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। कह रहा है कि जो काइट का स्ट्रिंग है वो ग्राउंड से अटैच किया गया है, जो ग्राउंड से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो कह रहा है एज्यूमिंग दैट स्ट्रिंग इज स्ट्रेट फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। यही स्ट्रिंग है, इसी का क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है। तो इसको नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी, और ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा ऐसा, ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। जो जो गिवन डेटा दे रखा है उसको यहाँ पर नोट कर देते हैं। गिवन में क्या दे रखा है, ए बी इज इक्वल टू 60 मीटर और एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमको क्या फाइंड करना है, ए सी फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं टू फाइंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, थीटा का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया हाइपोटेनस, यानी कि इसका रिलेशन आ रहा है साइन का, यानी साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 60, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे
ए बी अपन में क्या हो जाएगा ए सी, तो √3/2 और ए बी का वैल्यू कितना दे रखा है 60 और ए सी हमको पता करना है। तो यहाँ से √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो हो जाएगा कितना 60। तो यहाँ से ए सी इजकल टू कितना आ गया 60√3, 60√3। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, इसको रेशनलाइज कर दो, तो ये हो जाएगा कितना ए सी इजकल टू 60/√3 इंटू √3 अपॉन में √3, ये हो जाएगा कितना 60√3/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा, ये हो गया 20√3 क्या चीज़ मीटर। इस तरह से हमने स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड किया, ठीक है।